बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नमरा तारिक। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में गुज़िश्ता कुछ रोज़ आपको याद होगा कि बहुत सवालात पे मबनी ये सियासत रही, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि इमरान खान की पार्टी की जानिब से कहा गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, कि उनके बेटे आएंगे पाकिस्तान और उनकी तहरीक को लीड करेंगे। लेकिन आज जो सवाल है वो फिर से यही है, क्योंकि अलीमा खान आज ये कहती हैं कि जो बच्चे हैं उनका नाइकॉप गुम हो चुका है, जबकि इमरान खान के ज़राए के मुताबिक जो इमरान खान से बात हुई वो कहते हैं कि ये एक्सपायर हुआ। सो खैर, ये एक बात, जो एक्सपायर होना या फिर गुम होना, ये एक अलग बात है। लेकिन इसके बाद वो ये भी कहती हैं कि वीज़े के लिए भी दरख्वास्त दी गई है, जिसमें जो सफारत खाना है वो कहता है कि कोई वो ये कह रही हैं कि कोई हमें गाइड करता है कि वजारत दाखिला के पास जाना है, और कोई कह देता है कि वजारत खारजा जो है वो लीड करेगी। लेकिन अब सफ़ीर साहब जो एम्बेसडर हैं वो कोई इस पर जवाब नहीं दे रहे। सो इस पर बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना क्या चाहती है। मुझे ज्वाइन करिए आमना शेख साहिबा, साथ ही मुझे ज्वाइन करें बैरिस्टर साद रसूल साहब। वेलकम टू द शो। साद साहब, ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये यू टर्न्स लिए जा रहे हैं, पहले भी इनकी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आज जो अलीमा खान बात करी उसकी तो बिल्कुल समझ नहीं आई। कि एक तरफ आपने कहा कि नाइकॉप गुम हो चुका है, दूसरी तरफ आप ये भी कह रही हैं कि वीज़ा के लिए अप्लाई करें, तो फिर ज़रूरत क्या, आप उसके रिन्यूअल की तरफ जा सकते थे? देखिए, दोनों ऑप्शंस हो सकती थी। मैं नहीं जानता कि उनका इस बात का लीगल स्टेटस क्या है, लेकिन अगर ये बात तस्लीम कर ली जाए कि उनके पास एक नाइकॉप कार्ड था जो गुम हो गया है और वैसे ब्रिटिश पासपोर्ट है जिस पे वीज़ा लगना है, तो दोनों तरीके किए जा सकते हैं। आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं जिसके थ्रू आपको नाइकॉप रिन्यू हो, लेकिन अगर आपका ख्याल है कि वो नाइकॉप रिन्यू होने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा, नाइकॉप रिन्यूअल का प्रोसेस जो है वो सारी दुनिया के अंदर उसके मुख्तलिफ औकात हैं। मैं कुछ लोगों से अब से कुछ अर्सा पहले टेक्सास में ह्यूस्टन में बात कर रहा था, जिन्होंने बताया कि नाइकॉप रिन्यूअल का बड़ा लंबा प्रोसेस है। उसके अंदर कोई 2 महीने लग जाते हैं। कुछ एम्बेसीज़ में जहाँ पे कम लोग हैं वहाँ कम टाइम लगता है। लेकिन अगर किसी वजह से नाइकॉप रिन्यूअल का प्रोसेस थोड़ा लंबा हो तो आप वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों में कोई इधर उधर की बात नहीं है, ये दोनों चीज़ें इक्वली पॉसिबल हैं। ठीक है। ये नहीं कि अगर आपके पास नाइकॉप है तो आप ज़रूर नाइकॉप रिन्यूअल करें और वीज़ा ना लगवाएं। ये नहीं कि आपके पास अगर वीज़ा लगवा रहे हैं तो नाइकॉप क्यों है। ये दोनों चीज़ें कानून के अंदर साइमल्टेनियसली अवेलेबल हैं। और इसी तरह पाकिस्तान के कानून में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट जिनके पास ना रहा हो, जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट ना रहा हो, सिर्फ फॉरेन पासपोर्ट हो, तो उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। तमाम उन पाकिस्तानियों के पास, या वो अपने फॉरेन पासपोर्ट पे मुतल्लिका कवानीन के मुताबिक कि आपके पास कहाँ का पासपोर्ट है, अमेरिका का, कनाडा का, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ का पासपोर्ट है, आप उस मुल्क के प्रोसेस के मुताबिक आप वीज़ा ले सकते हैं, और वरना आप अपना नाइकॉप रिन्यू कर सकते हैं। सो अगर उन्होंने एक ऑप्शन पिक की और दूसरी नहीं की, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर किसी अचंभे या किसी हैरानगी की ज़रूरत है। सवाल ये है कि अगर वो आ गए, अभी तो इसके अंदर भी सवाल है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, क्या सिर्फ प्रोसेस है, क्या वीज़ा लगवा के भी उनकी चॉइस होगी कि वो आएँ या ना आएँ, नाइकॉप रिन्यू भी हो जाए, आ रहे हैं या तहरीक से मुताल्लिक आएँ, तो फिर वहाँ की कहानी, वहाँ से कहानी तो और होगी। लेकिन पहला सवाल तो ये कि आएंगे या नहीं आएंगे। अगर उनको वीज़ा मिल भी जाए तो क्या वो फाइनली ट्रैवल करने का सोचेंगे, अगर उनको नाइकॉप रिन्यू भी हो जाए तो क्या फाइनली ट्रैवल करने का सोचेंगे, एक ये सवाल है। और इसका दूसरा ज़िमनी सवाल है कि हाँ, अगर वो वाकई लैंड कर जाएँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, लाहौर, कराची कहीं लैंड कर जाएँ, तो वहाँ से आगे वो क्या रोल इख्तियार करेंगी। क्या वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर शमूलियत का रोल इख्तियार करेंगे? अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी में शमूलियत करेंगे, सॉरी हम इसको पार्स आउट कर लेते हैं, क्या वो पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर शामिल होंगे या नहीं? अगर नहीं होंगे तो सिर्फ अपने वालिद की आदत के लिए आए होंगे, मिलेंगे, कोशिश करेंगे और अदालत से रुजू करेंगे और वापस चले जाएंगे। अगर वो पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे फिर तो इस तरह बाकी कोई काम नहीं होगा। अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या उसमें शामिल हो रहे हैं तो फिर से आगे से 2 ऑप्शंस होंगी। एक ये कि क्या लीड करेंगे, और दूसरा ये कि क्या फॉलो करेंगे, क्या उस जुलूस का हिस्सा होंगे जो वैसे पीटीआई की लीडरशिप लीड कर रही होगी। अगर सिर्फ शामिल होंगे तो फिर भी कानून की खिलाफ वर्जियाँ बहुत कम है या तकरीबन नहीं है। कोई भी पाकिस्तान का कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी भी जुलूस, जलसे, प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो सकता है। अगर लीड करेंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है आर्टिकल 17 के नीचे पढ़ते में, उसके अंदर हुकूमत क्या कार्रवाई करेगी। बैरिस्टर अकील तो मेरा ख्याल इसके ऊपर कुछ बात भी कर चुके हैं कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे या हुकूमत उनको अरेस्ट कर लेगी। ये ऑप्शन उस सूरत में
زیادہ نظر آتی ہے کہ حکومت کوئی کاروائی کرے گی اور ریسٹ کرے گی اگر پہلی بات وہ آئیں، اور دوسری بات آنے کے بعد وہ صرف والد صاحب کو نہ ملے، سیاسی ایکٹیویٹی کریں، اور تیسری بات سیاسی ایکٹیویٹی میں صرف شامل نہ ہو، یہ نہ ہو کہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہے جس میں وہ بس کھڑے ہیں سائیڈ پہ، بلکہ وہ اس کو کسی طریقے ایکٹیولی پالیٹکس کریں۔ اگر وہ واقعی اس ڈگر تک جاتے ہیں تو پھر شاید گورنمنٹ کوئی کاروائی کرے۔ اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ یہ ایک ریگولر پروسیس ہے۔ اوورسیز پاکستانیز ہیں جن کے پاس نائکاپ ہے، جن کا والد پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ہے، وہ آ کے پاکستان کے اندر وزٹ کرنا چاہتے ہیں، والد کو ملنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی قطعاً نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آمنہ علیمہ خان کہتی ہیں کہ ہم نے ویزے کے لیے درخواست دے رکھی ہے، سفارت خانہ ہم سے کوآپریٹ نہیں کر رہا، ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے درخواست نہیں دی۔ حیرت ہے کہ ہم نے کس طرح سے درخواست نہیں دی، ہم تو درخواست دے چکے لیکن ہم سے کوآپریٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ سو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ نمرہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سعد صاحب کی معصومیت سے میں روز حیرت کا شکار ہوتی ہوں کہ سعد صاحب کے کتنے ڈفرینٹ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں when it comes to his party، اور جب یہ لوگوں پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے کتنے ڈفرینٹ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں۔ کتنی معصومیت سے انہوں نے کہا کہ جی ہر چیز جائز ہے ان کے لیے اور ہر چیز پاسبل ہے۔ سوال اس وقت ہر چیز جائز اور پاسبل ہونے کا نہیں ہو رہا، سوال ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے دوگلے معیار کا، پی ٹی آئی کے یو ٹرنز کا، پی ٹی آئی کے بار بار بدلی جانے والی سٹیٹمنٹس کا۔ علیمہ خان صاحبہ کی اگر ایگزیکٹ سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتاؤں تو انہوں نے کہا کہ ایک بیٹے کا نائکاپ گم گیا ہے اور دوسرے کا مل نہیں رہا۔ تو میں آپ کے شو کے توسط سے سب سے پہلے تو پوچھنا چاہتی ہوں، عام عوام اردو بولنے والے ہیں ہم سب، کہ سب سے پہلے تو پلیز بتائیے گا کہ مل نہیں رہا اور گم گیا میں فرق بتا دیں۔ صرف حربے زبان کی تیزیاں انہوں نے سیکھی ہوئی ہیں عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد مجھے بات ختم کرنے دیجیے گا پلیز۔ اس کے بعد دوسری بات کہ نائکاپ ہولڈرز کو ویزا کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، وہ اپنا نائکاپ آن لائن ہی رینیو کرا سکتے ہیں۔ اور سعد صاحب نے کیونکہ مثال دی تو میں یہ بتاتی چلوں کہ میری آدھی سے زیادہ فیملی بیرون ملک سیٹلڈ ہے، جو میری پھپھیاں، چاچا، سب لوگ، اور میں نے پچھلے مہینے ان کے سب کے نائکاپس رینیو کرائے ہیں۔ اٹ واز اے ویری ایزی آن لائن پروسیس۔ تو یہ کہنا اگر کسی کو کسی وجہ سے دیر لگی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نائکاپ رینیول کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ تیسری بات جو آپ نے کہی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم نے ویزا اپلائی کر دیا اور ہمیں ویزا کے اوپر کوئی سفارت خانہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، تو پہلی بات یہ کہ انہوں نے کوئی ویزا اپلائی نہیں کیا۔ منسٹری آف فارن افیئرز اس بات کی تردید کر چکی ہے، کوئی ویزا اپلیکیشن قاسم اور سلمان کی رسید نہیں ہوئی، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر انہوں نے ویزا اپلائی کیا ہوتا بھی تو ویزا اپلیکیشن کا ایک پروسیس ہے جو دنیا میں موجود ہر شخص کے لیے ایک ہی جیسا ہے۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں، علیمہ باجی یہ چاہتی ہیں کہ فارن منسٹری جا کے ان کے گھر ان کو کہے کہ باجی ہم آپ کو ویزا دینے آئے ہیں، تو ایسے نہیں ہوتا۔ سفارت خانے نے آپ سے کوئی تعاون نہیں کرنا، سفارت خانے نے آپ کے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دینا۔ مجھے حیرت ہے کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ یہ لوگ کس کانفیڈنس کے ساتھ دیتے ہیں، اور پھر سننے والوں پہ اور ماننے والوں پہ بھی حیرت ہے۔ میرا خیال ہے ہماری زیادہ تر عوام تو الحمدللہ اتنی باشعور ہے کہ ان کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میں نے ویزا اپلیکیشن بھر دی، اب میں اس کی ویزا پروسیس کو مکمل ہونے کا انتظار کروں گی، یا میں یہ کہوں گی کہ فارن منسٹری میرے گھر چل کر نہیں آئی؟ اٹ از آنیسٹلی ویری انفارچونیٹ کہ یہ لوگ کس طرح سے پاکستانی عوام کو بیوقوف بنانے کی ناکام کوشش ایک کے بعد ایک کرتے ہیں۔ اور بیرسٹر صاحب کے لیے ایک مشورہ ہے کہ اگر انہوں نے علیمہ باجی کے بیانات کو اتنا ماننا ہے اور اتنا منوان تسلیم کرنا ہے تو پھر یہ بھی مان لیں، انہوں نے خود ہی آ کے کہا ہے کہ عمران خان مائنس ہو چکا ہے، تو پھر تسلیم کر لیں کہ عمران خان مائنس ہو چکا ہے، پھر اپنے لیڈر کے مائنس ہونے کا غم نہ کریں۔ اوکے، آئی تھنک مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا آمنہ، پاکستان وہ یہ بھی ساتھ کہہ رہی ہیں کہ قاسم اور سلمان صرف اپنے والد سے ملاقات کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ اگر وہ صرف ملاقات کے لیے آتے ہیں تو کیا پھر حکومت کی جانب سے اور کسی سیاسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنتے ہیں؟ لیٹس سے کہ اگر وہ سیاسی سرگرمی کا حصہ بن بھی جاتے ہیں لیکن کوئی کیوس ان کی جانب سے کریٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ حکومت کا یہی ماننا ہے کہ اگر وہ آتے ہیں کسی قسم کے کوئی دنگا فساد پھیلتا ہے ملک میں تو اس کو الاؤ نہیں کیا جائے گا، جو کہ الاؤ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر صرف وہ ملاقات کے لیے آتے ہیں پھر ان کا جو ہے وہ ویزا ایزیلی جاری کر دیا جائے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور علیمہ خان بار بار الزام یہی لگا رہی ہیں کہ جان بوجھ کے حکومت جو ہے سیاسی مقاصد کی وجہ سے ویزا جاری نہیں کر رہی ہے۔ دیکھیں نمرہ، میں نے آپ کو پہلے کہا الزام لگانے کی جو ان کی عادت ہے نا وہ آج کی نہیں ہے، ان کی سیاست پاکستان تحریک انصاف کی الزامات پر مبنی ہے۔
انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز ہی الزام لگانے سے کیا. 2018 میں کہنا شروع کیا 35 پنکچر تھے, پھر اس سے ریٹریکٹ کیا, پھر امریکہ پہ سازش کا الزام لگایا, پھر اسی امریکہ کے پاؤں پکڑے. یہ الزامات والی بات جو ہے نا, یہ بڑی ہی کوئی آئی تھنک انہوں نے خود اپنا اب مذاق بنا لیا ہوا ہے. اگر علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں تو میں آپ کو ان کے جواب میں بتا دوں کہ ہمارے جو منسٹر فار انفارمیشن ہے عطا طارر صاحب, اپنی طرف سے قاسم اور سلیمان کے ٹکٹس کے لیے پے کرنے کی بھی پیشکش کر چکے ہیں. حکومت کو ان کے پاکستان آنے میں نہ کوئی خطرہ ہے, نہ کوئی ڈر ہے, نہ کوئی رکاوٹ ہے اور نہ کوئی تکلیف ہے. وہ ضرور آئیں, 1000 بار آئیں. اگر وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں بھی انڈلج کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں, لیکن اگر ان کے والد کی طرح وہ کسی اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں انڈلج کرتے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہے, جو ملک دشمن ایجنڈا پر مبنی ہے, جو پاکستان کے اوپر حملہ کرنے سے ریلیٹڈ ہے, تو اس کے اندر قانون حرکت میں آئے گا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یہ ایگزیکٹلی وہی ڈرامہ کریٹ کیا جا رہا ہے جو ڈرامہ مذاکرات کے وقت کیا جا رہا تھا کہ جی حکومت مذاکرات نہیں کرتی, حکومت مذاکرات نہیں کرتی, حکومت ظالم ہے, حکومت ایسی ہے. جب مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے دے ہیڈ نتھنگ. تو یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا ہے کہ انہوں نے صرف شور شرابہ کرنا ہے. دے وانٹ ٹو ٹاک ٹو دا کیمراز, دے وانٹ ٹو ٹاک ٹو دا پریس. انہوں نے کوئی کام کی بات نہیں کرنی, اور جتنی باتیں اور جتنے بیانات یہ دیں گے ان میں سے کوئی بات حقیقت پر مبنی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے ساتھ صاحب, علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ جو تحریک ہے وہ بچوں سے صرف منسوب نہیں ہے, لیکن مجھے یہ میرا ذاتی ایک سوال ہے کہ وہ بچوں سے منسوب کیسے نہیں ہے, کیونکہ یہ وہی پاکستان تحریک انصاف ہے جس نے کچھ دن پہلے قاسم اور سلیمان کو عمران خان کا ایک بہت بڑا کارڈ بنا کے سامنے پیش کیا تھا کہ یہ اس تحریک کو لیڈ کریں گے. تو اب جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی کیا جو قیادت ہے, کیا اس کی فیلئر کنسیڈر کیا جائے کہ ان کی جانب سے تحریک کو اچھے طریقے سے لانچ نہیں کیا گیا اور اب وہ بچوں سے بھی منسوب نہیں ہے؟ میں نہیں جانتا, پلیز آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا, شاید میں نے نہ دیکھا ہو, لیکن میں نہیں جانتا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں کسی نے کہا ہو کہ تحریک کو قاسم اور سلیمان لیڈ کریں گے. جی پاکستان آئیں گے اور تحریک جی تحریک جوائن کریں گے, تحریک میں شامل ہوں گے, تحریک میں جلسے کے ساتھ کھڑے ہوں گے, جلوس کے ساتھ چلیں گے. یہ باتیں تو بہت سارے لوگوں نے ہو سکتا ہے کی ہوں, سوشل میڈیا شاید بھرا ہوا اس بات پہ, لیکن جو لیڈرشپ ہے جس میں بیرسٹر گوہر ہیں, علی من گنڈاپور ہیں, ایک صوبے کے پنجاب میں عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں جو لیڈر پنجاب کو لیڈ کر رہی ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں سیکرٹری جنرل ہیں, وقاص شیخ صاحب ہیں جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں. میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کسی نے کہا ہو. تو جس وجہ سے میرا یہ خیال ہے, اور میں جیسے میں نے کہا کہ میں نے کیونکہ بیان دیکھا نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ کہ علیمہ خان صاحبہ کا بیان درست ہے کہ تحریک پاکستان کی پولیٹیکل سٹرگل ہے. پاکستان کے اندر موجود وہ لوگ جو اپنے آپ کو عمران خان صاحب سے وابستہ رکھنا چاہتے ہیں یا ان کے میسج سے وابستہ رکھنا چاہتے ہیں, یہ ان کی سٹرگل ہے. قاسم اور سلیمان کی تو یہ ایک والد کی سٹرگل ہے نا, ان کے اپنی قاسم اور سلیمان کے گھر میں تو مہنگائی زیادہ نہیں ہو گئی نا, ان کے تو وہ تو انگلینڈ میں رہ رہے ہیں, ان کی تو روپی کی ویلیو کم نہیں ہو گئی نا, یہ تو ہماری ہوئی ہے. ان کی بجلی تو نہیں کوئی لے رہا, ان کا تیل, ان کی معدنیات, ان کی گیس, ان کی چیزوں کے اوپر تو نہیں بات ہو رہی. بات تو پاکستانیوں کی ہو رہی ہے. یہ تحریک سکسیسفل ہو یا انسکسیسفل ہو, یہ پاکستانیوں نے چلانی ہے, یہاں پہ موجود ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے چلانی ہے, ان کے پیچھے کھڑے عام پاکستانیوں نے چلانی ہے یا نہیں چلانی. اس کے اندر جوش بھرنے کے لیے, لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, کراؤڈ پولنگ کے لیے, سمپتھی کے لیے قاسم اور سلیمان کو شامل کیا جا سکتا ہے, لیکن قاسم اور سلیمان کا آبجیکٹو اپنے والد کی رہائی ہے جو کہ ایک فیملی کا آبجیکٹو ہے. جیسے کلثوم نواز صاحبہ کی, مریم نواز صاحبہ کی یہ کاوش تھی جب نواز شریف صاحب زیر حراست تھے, جیسے بینظیر بھٹو صاحبہ کی یہ کاوش تھی جب ذوالفقار علی بھٹو زیر حراست تھے. ان کی ایک اپنے والد کو رہا کروانے کی کاوش ہے. پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سٹرگل ہے وہ ان دو لڑکوں نے تو آ کے نہیں کرنی, وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں, وہ کسی جلوس کی گاڑی میں ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, لیکن جو پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہ اس نے لیڈ کرنی ہے. اگر وہ نہیں کرے گی, اس کے ساتھ پاکستان کا ریگولر بندہ نہیں چلے گا تو یہ کامیاب نہیں ہوگی. باہر سے جب بلا کے لوگوں کو نہیں کامیاب کر سکتے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا, اب نا آج انصار عباسی صاحب کی خبر بھی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, خاص طور پہ بانی کی جانب سے صحیح فیصلے نہیں لیے گئے. وہ ہمیشہ مزاحمتی سیاست پہ یقین رکھتے رہے, جس
जिसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पे डिस्क्वालिफिकेशंस अब भी हुई हैं। अगर वो हुकूमत के साथ बैठ जाते, मुज़ाकरात कर लेते, कुछ लेन देन हो जाता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना नुकसान ना उठाना पड़ता। लेकिन अब भी चूंकि इमरान खान इस बात पे बज़िद हैं कि हम लोगों ने एहतजाज ही करना है और उसकी वजह से आइंदा आने वाले दिनों में भी उनको मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा, मजीद डिस्क्वालिफिकेशंस की शक्ल में। अब हुकूमत और वज़ीर आज़म की जानिब से हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफर किया गया कि वो आ सकते हैं, मुज़ाकरात कर सकते हैं। ये ऑफर अभी वैलिड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हुकूमत की जानिब से, या फिर अब आपकी पोजीशन इतनी जो है वो क्लियर हो चुकी है कि आप लोगों को अब फिर जरूरत नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात करने की, अगर वो नहीं करना चाहते तो? जरूरत क्या होती है? जरूरत क्या, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नंबर तोड़े थे? क्या हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिन्नत करनी थी कि हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाए? इनमें से कुछ भी नहीं था। जरूरत उस वक्त भी वही थी और जरूरत आज भी वही है। हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के बेहतर तरीन मफाद के लिए हम हमेशा हर किसी के साथ बैठ के बात करने को तैयार हैं। हमारी प्रायोरिटी हमारा कोई लीडर, कोई एक शख्स नहीं है। हमने कभी शख्सी सियासत नहीं की। हमने हमेशा कहा, मेरा वजीर आजम हो या मेरी वजीर आला हो, हर किसी ने हमेशा यही कहा कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि जितना कुछ पाकिस्तान ने पिछले 1.5 साल के अंदर अचीव किया, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, वॉर फ्रंट के ऊपर, लेजिस्लेटिवली, इन्फ्लेशन, हर लिहाज से पाकिस्तान जितने राइट डायरेक्शन में जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा क्रेडिट एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप को जाता है, लेकिन उससे बढ़ के उस जज्बे को जाता है जो पाकिस्तान की खिदमत और पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा है। अगर हम भी अपने आप को पाकिस्तान से पहले रखना शुरू हो जाए तो वही हाल होता पाकिस्तान का जो 2018 से 2022 तक इस सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान की हुकूमत ने किया। अच्छा आमना, लेकिन जो इसमें एक और सवाल जो मैंने पूछा था वो ये कि क्या अगर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को यह एहसास हो जाए कि उनकी मज़ाहमती सियासत की वजह से उनकी जमात को सिर्फ नुकसान ही हुआ है और अब वो अपनी जो उनकी लीडरशिप, जैसे कि शाह महमूद कुरैशी ने खुला खत भी लिखा, उसमें भी उन्होंने एक ही रास्ता बताया कि जो रास्ता बचा है वो सिर्फ मज़ाकरात है, तो अगर बानी अब अपनी हिकमत अमली को बदल लें और ये फैसला करें कि वो एहतजाज की बजाय मज़ाकरात करेंगे, तो आप लोगों की क्या ऑफर होगी? लेकिन हमरा फिर वही बात आ गई ना, मैं इसका जवाब ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ कि हम मुज़ाकरात हमेशा करना चाहते हैं। ठीक है, अब भी कर सकते हैं। मुज़ाकरात के नाम पे, अगर मुज़ाकरात के नाम पे इन्होंने मजाक करना है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के लॉ के साथ, जैसे इन्होंने पहले किया, जो इन्होंने अपना चार्टर ऑफ डिमांड दिया उसमें इन्होंने कहा कि जी तमाम 9 मई के कैदियों को छोड़ दें। क्या हम रियासत पे हमला करने वालों को इसलिए छोड़ दें कि इमरान खान के दिल में माफी की ख्वाहिश पैदा हो गई? इस तरह नहीं होता। मुज़ाकरात जब होते हैं, मुज़ाकरात पहले, सबसे पहली बात यह कि मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इस वक्त की हालिया हुकूमत को किसी किस्म की कोई चीज की जरूरत नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हम अगर मुज़ाकरात करने पे आमादा हैं या आमादा थे तो सिर्फ इसलिए कि हम पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में ये उनसे बात करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस मुल्क में मौजूद हर पॉलिटिकल पार्टी का एक कंस्ट्रक्टिव रोल हो पाकिस्तान की हुक्मरानी के अंदर। ठीक है। तो इसलिए ये कहना कि जी इमरान खान की पॉलिसी क्या है, इमरान खान की पॉलिसी चाहे जो भी हो, जब तक वो अपने आप को पाकिस्तान के मफाद के लिए सरेंडर नहीं करते, जब तक वो पाकिस्तान को अपने आप से पहले रखना नहीं शुरू करते, जब तक वो ये फैसला नहीं कर लेते कि हमने बात करनी है तो हमने पाकिस्तान के मफाद में बात करनी है, पाकिस्तान के लॉज की इज्जत करते हुए बात करनी है, तब तक बातचीत नहीं हो सकती। ठीक है। साथ साथ क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर ही ये तशवीश पाई जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर जो रहनुमाएं वो इमरान खान से खुद ही इस बात से नाराज़ हैं कि वो मज़ाहमती सियासत पे यकीन रखते हैं और उसी की वजह से उनको इतना नुकसान उठाना पड़ा? देखिए, दो बातें हैं। क्या इमरान खान साहब को मज़ाहमती सियासत की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है? तो बात है कि और किसी को नहीं उठाना पड़ रहा। ना अल यमीन गंडापुर को उसका नुकसान उठाना पड़ा, ना बैरिस्टर गौहर को, ना बैरिस्टर सैफ को, ना ए को, ना बी को, ना सी को। इमरान खान साहब अपनी मज़ाहमत की सियासत की वजह से खुद नुकसान उठा रहे हैं ना, बाकी लोग तो नहीं उठा रहे। ये तो नहीं हो रहा कि अल यमीन गंडापुर साहब को नुकसान उठाना पड़ रहा है। भाई वो तो 12 ज़िले शले किसी तरीके क्रॉस कर रहे हैं।
जो पाकिस्तान की ये हो गया एक सियासी बात कि क्या उन्हें खुद नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो बिल्कुल उठाना पड़ रहा है। वो जेल में हैं, उनको साफ पानी नहीं दिया जा रहा, रिपोर्ट्स इस तरह की हैं कि उनको बाहर नहीं ज़्यादा देर निकाला जाता, मर्जी की किताबें नहीं है, बच्चों से बात नहीं होने दी जा रही, बच्चों से बात होने दी गई। अभी कल उनकी बात हुई है घंटा जी तवील, नहीं मैम, जो उनकी अखबार हिस्टोरिकली जो मुश्किलात की बात रही है कि जी वो जो कहते रहे कि मेरे साथ ये मुश्किलात हैं, ज़रूर अब ऑन एंड ऑफ बंदों से भी मिलवा देते हैं, वकील भी मिल लेते हैं, लेकिन जो उनकी रेगुलर से ज़्यादा मुश्किलात हैं वो इसी वजह से हैं कि उनका अपना मौक़िफ़ जो है वो बड़ा सख्त है, मुज़ाहमत की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। क्या इस मौक़िफ़ की वजह से पार्टी तो चले उनके साथ नहीं चल पाई, वो तो हमने देख ही लिया है, क्या पाकिस्तान की आवाम में उनकी मकबूलियत ज़्यादा हुई है या कम हुई है? तो जितने सर्वेज हुकूमत ने खुद करवाए, हम रियासत की बात नहीं कर रहे, रियासत की बुनियानुम मरसूस में सक्सेस के बाद सर्वेज में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई। हुकूमत के जो सर्वेस हैं, जिसमें गैलप की भी हम बात कर सकते हैं, पिलडाट की बात कर सकते हैं, दीगर सर्वेस, वो सारे कहते हैं कि इमरान खान साहब की आवाम में पजीराई आज ज़्यादा है, 8 फरवरी को कम थी, 8 फरवरी से भी बढ़ चुकी है। गैलप का सर्वे भी यही कहता है। तो उनकी मज़ाहमत की जो सियासत है, उसने उनको सियासी मुश्किलात का तो सामना उनको हुआ। उनकी पार्टी तो पावर में नहीं है, उनके लोग छोड़ के चले गए हैं, लेकिन ये कहना कि उन्हें सियासी नैरेटिव में, पॉपुलैरिटी में अगर वाकई आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएं तो उसके रिजल्ट में इमरान खान को कोई नुकसान हुआ, तो मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। ठीक है। अब ना कासिम खान ने एक इंटरव्यू भी दिया, इमरान खान के बेटों ने, उस पर कासिम खान का कहना है कि अगर कोई इसमें किरदार अदा कर सकता है तो वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक हम लोग शायद ये समझ सकते हैं कि वो उम्मीद लगाई बैठी है डोनाल्ड ट्रंप से। आपको लगता है कि हम लोग बारहा अपने प्रोग्राम में इस बात को डिस्कस कर चुके, इस्टेब्लिश भी करने की कोशिश की कि पाकिस्तानी सियासत में या मेकिंग और ब्रेकिंग में ऑफ गवर्नमेंट्स का, उसमें किसी का किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी भी उम्मीद लगाना, ये पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में कोई किरदार अदा किया जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से? आप आमना साथ नहीं है हमारे साथ, साहब ये सवाल आपके लिए। देखिए, मेरा तो इसमें मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए। ना डोनाल्ड ट्रंप को, ना लंदन को, ना लंदन प्लान को, ना दुबई को, ना सऊदी अरब को, ना किसी और को पाकिस्तान के डोमेस्टिक सियासत के फ़ैसले करने का ना इख्तियार है। और जब भी माजी में पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान की सरहदों से बाहर किए गए हैं, ख्वाह वो एवन फील्ड के अंदर बैठ के किए गए हों, ख्वाह वाशिंगटन में किए गए हों, ख्वाह वो दुबई में बैठ के किए गए हों, ख्वाह सऊदी अरब में कहीं पे भी किए गए हों, जब पाकिस्तान की डोमेस्टिक सियासत के फ़ैसले पाकिस्तान से बाहर हुए हैं, उसका लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को नुकसान ही हुआ है। इस बात की गवाही, जैसे कि हम जानते हैं, हिलरी क्लिंटन सेनेट की फ्लोर के ऊपर कह चुकी हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को फ़ोन किया लॉयस मूवमेंट के दरमियान। कॉन्डोलीसा राइस अपनी किताब के अंदर इस बात का तज़किरा कर चुकी हैं कि कैसे एक अमेरिकन इंटरफेरेंस हुई जनरल मुशर्रफ साहब के टाइम के अंदर, अमेरिका का क्या रोल था, कॉन्डोलीसा राइस के दफ्तर का क्या रोल था पाकिस्तान के अंदर सियासत में। और ये जब ये वापसी हो रही थी नवाज शरीफ साहब की और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, तो अमेरिका का उसमें क्या रोल था, वो अपनी किताब में लिख चुकी हैं। माजी में जितने फैसले पाकिस्तान के बाहर से हम पे मुसल्लत किए गए, उनका पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, वो किसी भी सियासी जमात के हक में हुए, नून लीग के हक में हुए, पीपल्स पार्टी के हक में हुए, इमरान खान के किसी की हक में भी हुए हों, उनको उसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। वो साइफर आने वाली फैसले हों या कॉन्डोलीसा राइस, उनका पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के सियासी फैसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए, ना डोनाल्ड ट्रंप, ना ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ना सऊदी किंग, ना यूएई, ना ईरान, ना चीन, कोई भी नहीं। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का आइन, कानून, रियासत, अदालत, सियासत, पार्लिमान, यहाँ पे पाकिस्तान की सियासत के फैसले होने चाहिए। ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की किसी इन्फ्लुएंस की वजह से हम यहाँ पे कोई गवर्नमेंट चेंज करते हैं। ठीक है आमना, आप अगर मेरा सवाल सुन पाई थी उसका जवाब दीजिएगा, वरना मैं सवाल रिपीट कर देती हूँ। जी प्लीज रिपीट कीजिएगा। आमना, मैंने सवाल पूछा था कि इमरान खान के बेटों ने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि एक बार फिर से वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर इसमें कोई किरदार अदा कर सकता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। तो हम लोगों ने बारहा अपने प्रोग्राम में ये कहा कि हम लोग ये यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान के जो सियासी फैसले हैं वो पाकिस्तान में ही होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करना या फिर ये एक्सपेक्ट करना, उसके लिए लॉबिंग करना भी पाकिस्तान के सियासी जो एक वो सियासी माहौल में या मामलात में अब डोनाल्ड ट्रंप कोई किरदार अदा करते हुए आपको नजर आते हैं? लेट्स से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके लिए लॉबिंग कर रही है।
लेकिन हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जो हमारा IMF के साथ मुआहिदा है उसको तोड़ने के लिए भी लॉबिंग कर रही थी, उन्होंने उसके लिए भी खत लिख दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हर वो चीज करने के लिए वो कर रही है आमना, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप उसमें किरदार अदा करेंगे? लेकिन हमरा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो इस वक्त और अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इस वक्त जो हमारी ताल्लुकात हैं, जो हमारी ट्रेड डील्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन सतह पर हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे और इतने पॉजिटिव नहीं रहे, खास तौर पे सिर्फ आपस में ताल्लुकात अच्छे तो एक और बात है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडिया के ऊपर पाकिस्तान को और पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने को तरजीह दी, जिस तरह से टैरिफ्स इंडिया के ऊपर ज्यादा लगाए गए, तो उससे ये चीज बड़ी क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस। और देखिए, जब दो ममालिक के ताल्लुकात की बात होती है ना नम्रा, तो उन दो ममालिक के ताल्लुकात हमेशा स्टेट टू स्टेट होते हैं, ये कोई शख्सी ताल्लुकात नहीं होते। ये इमरान खान साहब की पहले भी भूल थी। PTI मुझे याद है कि US इलेक्शन से पहले भी पता नहीं कितनी लॉबिंग करती रही, कितनी ट्वीट्स करती रही कि जी डोनाल्ड ट्रंप आएगा, जैसे वो इमरान खान आएगा तो $10 करोड़ आएगा, उसी तरह जो है ये कहते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो इमरान खान छूट जाएगा। इस तरह से नहीं होता। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान की जो इस वक्त हालिया हुकूमत है, खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप के अंदर, उन्होंने जिस तरह से अपने आप को पूरी दुनिया में अपने आप को मनवाया, इस हद तक के जो हमारे ईरान इसराइल अभी मामला थे उसके अंदर भी उनकी बात को बड़ी वेटेज दी गई। उन्होंने अपने आप को एक सॉलिड लीडर के तौर पे मनवाया और खिते हुए अमन इस वक्त सबको पता है कि शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप के अंडर है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब या उनके बच्चे या उनकी पार्टी या वो जुल्फी बुखारी जो जाके इधर उधर दरवाजे खटखटाते फिरते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोई खास रेलेवेंस होगी। आपका नहीं ख्याल कि उस पर कोई काम हो सकता है मजीद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से? नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहती है, एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद जब हम ईरानियन प्रेसिडेंट का जो दौरा है उस पर बात होती है। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान अपने पहले सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। पहले वो लाहौर गए, जहां पे वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा, साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ भी जो है उन्होंने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया, मुलाकात भी हुई। अब इस वक्त वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद में भी उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग स्केड्यूल्ड है, जिसमें जो सदर पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी साहब, उनसे भी उनकी मुलाकात जो है वो स्केड्यूल्ड है। साथ साथ ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस दौरे की? खासतौर पर ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए हमें कि ईरान इजराइल स्टैंड ऑफ के बाद उनका ये पहला दौरा और वो पहला मुल्क पाकिस्तान है। ना सिर्फ ये पहला दौरा है, बल्कि आपको याद होगा कि उस स्टैंड ऑफ के अंदर मल्टीपल ओकेजन्स के ऊपर पाकिस्तान की ईरान ने तारीफ की, शुक्रिया अदा किया, और उसकी जो क्लाइमेक्स था वो ये था कि ईरानी पार्लियामेंट के अंदर जो तकरीर हुई उसके अंदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया, जो करारदाद हुई उसके अंदर भी पाकिस्तान का तज़किरा है। तो पाकिस्तान के और ईरान के जो हालात अब से कुछ अरसा पहले आपको याद है कि बड़े कशीदा हो गए थे। कुछ ही अरसा, साल डेढ़ साल पहले की बात है कि एक मिसाइल स्ट्राइक्स की भी बात हुई, जब ईरान पाकिस्तान की बैक एंड फोर्थ एक स्ट्राइक्स हुई, जिसके बाद हमने फिर एक एग्रीमेंट रीच किया बॉर्डर पे, मिलिट्री डिप्लोमेसी के थ्रू रीच किया। और उसके बाद जो ईरान की जंग हुई इसराइल के साथ, उसके अंदर पाकिस्तान का रोल ऐसा था कि इसके बावजूद कि डेढ़ एक साल पहले हमारे हालात बड़े कशीदा थे ईरान के साथ, हमने ना सिर्फ कि उसको रिकवर किया, बल्कि एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर ऐसा रोल अदा किया जिसके अंदर ईरान को हमारी तारीफ करनी पड़ी। ना सिर्फ ये, बल्कि ईरान उस ग्रुप का भी हिस्सा है जिसका पाकिस्तान हिस्टोरिकली हिस्सा है, यानी कि जो चीन के रिलेटेड इस खित्ते के अंदर काम होने हैं, जिसके अंदर चीन ये कह चुका है कि ईरान को सीपैक के साथ कनेक्ट किया जाए। हम वैसे भी चाहते हैं कि जो चाबहार वाला भारत का प्रोजेक्ट है सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने का, पाकिस्तान क्रॉस करके भारत से सीधा ईरान चाबहार जाया जाए और आगे सेंट्रल एशिया की एक ट्रेड रूट क्रिएट किया जाए, जिस पर भारत बहुत अरसे से काम कर रहा है, बड़ी इन्वेस्टमेंट उसने की चाबहार के अंदर। कि इन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान और ईरान के हालात वापस ठीक होने और बहुत पहले से माजी से बेहतर होने की ज़रूरत थी। और ये अमल उस जंग के दरमियान शुरू हुआ जो ईरान इसराइल की थी,
उस जंग में कंटिन्यू किया जो पाकिस्तान भारत की जंग थी। ईरान ने भारत की कोई साइड नहीं ली, बल्कि ईरान पाकिस्तान की तरफ ईरान का झुकाव नजर आया। और अब उसकी कल्मिनेशन ये है कि ईरानी सदर यहाँ पे मौजूद हैं। ये दोनों तरह की डिप्लोमेसीज की एक काविशें हैं। मिलिट्री डिप्लोमेसी, इसके अंदर मेरा ख्याल है सर फहरिस्त है, क्योंकि हमारी मिलिट्री ने जो उनके साथ पिछले कुछ अरसे के अंदर खासतौर पे जंग रिलेटेड डील किया, ये उसके समरात हैं। और नेचुरली इसके अंदर गवर्नमेंट भी कुछ इन्वॉल्व होगी। ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इट डजंट मैटर कि वो कौन करे, सो लॉन्ग एज पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे कशीदगी ना हो, हमांगी हो, और हम उस बॉर्डर को प्रोटेक्ट हमें करने की उस तरह ज़रूरत ना पड़े। वहाँ पे स्मगलिंग के मसाइल, काउंटर टेररिज्म के मसाइल, बलूचिस्तान रिलेटेड मसाइल, ईरान के बॉर्डर से हमें सुकून हो ताकि हम बाकी मसलों पर सॉल्व कर सकें। ठीक है। आमना, आज इस्लामाबाद में अभी कुछ देर पहले ही बल्कि वज़ीर आज़म ने खुद रिसीव किया है प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान को। उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग स्केड्यूल्ड हैं, और जो ईरानियन प्रेसिडेंट है उन्होंने खुद ही आज निकलने से पहले ये भी कहा कि वो पाकिस्तान से जो तिजारत है उसको भी बढ़ाना चाहते हैं $10 अरब तक। फिर उसके बाद वन बेल्ट वन रोड जो मंसूबा है उसमें भी फॉल किरदार अदा करना चाहते हैं। हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस मीटिंग के बाद क्या बड़ी डेवलपमेंट्स हमारे सामने आएंगी? लेकिन हमरा एक चीज ये है कि जिस तरह साहब ने कहा कि मिलिटरीली भी और सारा कुछ जो पिछले कुछ अरसे में हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात रहे, उन्होंने इवन जब हमारी जंग चल रही थी उस वक्त भी उनके जो थे वजीर, उन्होंने यहाँ का दौरा किया। ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे रखना एक तो हमारी ख्वाहिश भी है। पहली बात ये कि बड़ी इस चीज़ को हमें बड़ा क्लैरिटी से देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान सिर्फ ईरान के साथ नहीं, पाकिस्तान इस वक्त चाहता है कि चीन के साथ, अमेरिका के साथ, ईरान के साथ, अजरबैजान, टर्की, तमाम ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हों। और पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने जिस तरह की अपनी डिप्लोमेसी रखी है पिछले कुछ अरसे में, ये तमाम एवेन्यूज पाकिस्तान के लिए खुले भी हैं। तमाम ममालिक ने पाकिस्तान को विद ओपन आर्म्स वेलकम किया, भले वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो या बाकी तमाम ममालिक जिनका मैंने जिक्र किया। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि हमारी जो इस वक्त की क़यादत है उन्होंने अपने आप को इस तरह से मनवाया है कि उनकी बात की बड़ी वेटेज है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जिस तरह मैं आपको पिछले सेगमेंट में भी कह रही थी कि उनकी बात की इस वक्त बड़ी वेटेज है, और सिर्फ ट्रेड के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और चीज़ों के ऊपर नहीं, बल्कि हम ईरान के साथ जो हमारी इंडस्ट्री है उसके ऊपर, जो हमारे स्किल लेबर्स हैं उसके ऊपर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बहुत सारे शोबों के अंदर बातचीत करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है, जो एक्सपेक्टेड है $8 बिलियन तक की ट्रेड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ईरान के साथ इंशाल्लाह जेनरेट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आमना, जो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है वो उस पे हम लोग कोई डेवलपमेंट देख सकते हैं? लेकिन हमरा इट इज ऑन द कार्ड्स, लेकिन इसके ऊपर अभी ऑब्वियसली, क्योंकि अभी तो प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो है अंडर डिस्कशन आएंगी। और उसके अंदर ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारी तिजारत के और सनतकारी के शोबे में जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको अंडर डिस्कशन लाया जाएगा। उसका हतमी जो एजेंडा है वो ऑब्वियसली इन मुलाकातों के सिलसिले के बाद ही हतमी शक्ल इख्तियार करेगा और फिर डेफिनेटली सबके लिए सबके साथ शेयर किया जाएगा। साथ साहब, आपको क्या लगता है कि क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो सकती हैं? देखिए, नेचुरली कुछ ऑयल के ऊपर बात होगी। हम ऑयल पे बात नेचुरली होनी चाहिए मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल में 3-4 चीज़ों के ऊपर होनी चाहिए। एक, ऑयल के ऊपर बात होनी चाहिए, जिसका नेचुरल ऑयल मार्केट तो एक हिस्सा है, जिसका एक हिस्सा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो ईरानी ऑयल की स्मगलिंग है उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं। दूसरा, जैसे मैंने स्मगलिंग की बात की, तो जो बॉर्डर के थ्रू बाकी पोरस चीज़ें हैं, जो ईरानी चीज़ें यहाँ स्मगल होती हैं, पाकिस्तान की उधर होती हैं, उसी के साथ कुछ टेररिज्म भी कनेक्टेड होती है। बिकॉज स्मगलिंग मनी जो है वो ब्लैक मनी होती है, वो किधर जाती है, उसकी फंडिंग क्या होती है, इसके ऊपर बड़े मसाइल हैं। तो एक तो मेरा ख्याल है इन पे बात होगी। अब से कुछ अर्सा पहले हमने ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, दोनों ममालिक के साथ हमने जो बॉर्डर क्रॉसिंग का एक सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया था, जिसके ऊपर कुछ हमारी खलिश थी कि ईरान कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, उनकी कुछ थी कि हम नहीं कर रहे। इस तरह की कुछ कॉन्वर्सेशन हो रही थी। मेरा ख्याल है वो बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया जाएगा। तीसरी बात नेचुरली इसके अंदर ये होगी कि अगर इसराइल की जो बर्बरियत है खित्ते के अंदर, अगर वो किसी वजह से अब से 6 महीने
महीने साल में 2 साल में कुछ अरसे के अंदर अगर वापस किसी खित्ते की जंग की तरफ अगर कहा बात चली जाए तो पाकिस्तान और ईरान क्या क्या रद्द-ए-अमल होगा, आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या 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 बात होगी। एंड लास्ट बात मेरा ख्याल है इसके अंदर आखिरी 2 बातें माजरत, एक ये कि जो चीन के इंटरेस्ट हैं ईरान के साथ, उनका एक कॉन्डुइट बनता है पाकिस्तान के बगैर वो फुलफिल पूरी तरह नहीं हो सकते। मेरा ख्याल है कि वो भी ज़ेरे बहस आएंगे। एंड फाइनली ईरान की पिछले 20 साल के अंदर इंडिया के साथ बड़ी कुर्बत हो गई थी। मैंने जिस तरह चाबहार का जिक्र किया, दीगर चीज़ों का किया, इवन जो कुलभूषण यादव वाला जो इंसिडेंट्स था उसके अंदर एक स्टोरी ये थी कि ये कहीं ईरान के बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में कहीं एंटर किए। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया सेंट्रिक भी कुछ बात होगी कि अब जबकि वाज़े हो चुका है कि इंडिया इसराइल के साथ है और ये भी वाज़े हो चुका है कि पाकिस्तान ईरान के साथ है किसी कॉन्फ्लिक्ट में, तो इंडियन इन्फ्लुएंस ईरान के अंदर कैसे काउंटर होगा, मेरे ख्याल में इन टॉपिक्स के ऊपर बात होगी। इन टॉपिक्स पे बात होगी। लेकिन साथ साथ अगर इस पे ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन पे कोई डेवलपमेंट हम देखते हैं, कोई बात आगे बढ़ती है, कुछ होता है, तो उस पे अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल? देखिए ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन जो है वो सिर्फ ईरान और पाकिस्तान पे मुनस्सर नहीं है, उसको तापी कहते हैं। तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन, उसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ बायलैटरल नहीं है, जिसमें दीगर ममालिक भी शामिल होने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि तापी के ऊपर बात शायद इतनी सीरियस ना हो। मेरा ख्याल है कि अमेरिका का रद्द अमल इस वजह से इसमें रेलेवेंट नहीं है कि मेरा नहीं ख्याल कि तापी पे बहुत सीरियस बात होगी। तो जो पहले भी तापी पे कहानी चल रही थी, एक डिले सा इन सारे ममालिक के पर्सपेक्टिव में, मेरा ख्याल है कि वही रहेगा। ज्यादा जरूरी पाकिस्तान ईरान के वो अमूर हैं जो बिल्कुल बायलैटरल हैं, जिसमें दीगर ममालिक शामिल नहीं हैं। जो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन है उसमें तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान भी 2 ममालिक शामिल हैं। मेरा ख्याल है कि इस ट्रिप में, इस मीटिंग्स में बायलैटरल रिलेशंस पे ज्यादा बात होगी, मल्टीलैटरल रिलेशंस कम ज़ेरे बहस आएंगे। ठीक है, आमना आप इस बात से एग्री करती हैं? आपकी क्या राय है इसके बारे में? कुछ पहले यही बात की कि उसके ऊपर अंदर डिस्कशन आना, लेकिन उसके ऊपर फिलहाल कोई वो हतमी एजेंडा का हिस्सा नहीं है। और मैंने जैसे आपको कहा कि हम इस वक्त ज्यादा ट्रेड, इंडस्ट्री और जो स्किल लेबर है, इन 3 चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करने जा रहे हैं कि इन 3 शोबों के अंदर किस तरह से पाकिस्तान और ईरान जो, और ट्रेड में डेफिनेटली ऑब्वियसली ऑयल डेफिनेटली इज अ मेजर थिंग, तो उन चीजों के ऊपर फिलहाल फोकस किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान ने ये फैसला कर लिया है कि हमने एक दूसरे को किस तरह से पॉजिटिवली, और जैसे उन्होंने कहा कि चीन के साथ, और मैंने आपको पहले 5 ममालिक के नाम बताए कि चीन, अमेरिका और ईरान, टर्की, अजरबैजान, इन सब के साथ हमने किस तरह से पाकिस्तान ने अपने आप पोजीशन करना है और सबको कैसे साथ लेके चलना है। और बहुत पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये बात कर चुके हैं कि हमारा फोकस इस वक्त टोटली ट्रेड के ऊपर और इकोनॉमी को बेहतर करने के ऊपर और तीसरी चीज खित्ते में अमन को बहाल रखने के ऊपर है। सो आई थिंक दैट इज द मेजर फोकस राइट नाउ। ठीक है। अच्छा साथ साहब, अभी ईरान इसराइल स्टैंड ऑफ जब हुआ, उसके बाद जब सीज फायर भी हुआ, उसमें अमेरिका की जानिब से भी पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया कि पाकिस्तान ने इसमें बहुत पॉजिटिव किरदार अदा किया है। अब जबकि ईरान के सदर पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन इसराइल भी वहीं पे मौजूद है, ईरान भी अपनी जगह पे मौजूद है, और वो जो खलिश है वो भी बरकरार ही है। वो सीज फायर को हम उसका खात्मा नहीं कह सकते। तो पाकिस्तान की जानिब से अब भी मजीद कोई किरदार अदा किया जाएगा ईरान अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनकी बेहतरी के लिए? देखिए, मैं नहीं जानता कि किया जाएगा नहीं किया जाएगा, लेकिन हम जो आपने कहा कि सीज फायर नहीं कह सकते, मेरा ख्याल है कि ईरान इसराइल को तो सीज फायर कह सकते हैं। जिस बात को सीज फायर नहीं कह सकते वो इसराइल फलस्तीन है। उस पे भी हम बात करते हैं। इसराइल फलस्तीन के ऊपर सीज फायर नहीं कह सकते, लेकिन ईरान और इसराइल का तो इस वक्त बज़ाहिरन एक सीज फायर है। प्रॉक्सी वॉर्स तो पहले भी चलती रहती हैं, हर वक्त चलती रहती हैं आई गेस, लेकिन ईरान और इसराइल का इस वक्त सीज फायर है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ईरान इसराइल मसले में को तो कोई ज़्यादा उसमें पेशखैमा नहीं हो सकेगा, ना ही ईरान अमेरिका के अंदर मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा, प्रॉबेबली ईरान अमेरिका के अंदर हम कुछ रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ईरान अमेरिका में हमारा रोल उतना सेंट्रल बनता है। ज़रूरी बात यह है कि अगर सदर ईरान के आए हुए हैं तो जो पाकिस्तान ईरान के मसले हैं
ہم وہ ریزالو کر لیں تو زیادہ اچھا ہے رادر دین کہ ہم ایران امریکہ کے مسئلہ ریزالو کروانے کی کوشش کریں یا ایران اسرائیل کا مسئلہ ریزالو کرانے کی کوشش کریں. جو پاکستان ایران کے مسئلے ہیں اگر ہم وہ ریزالو کروا لیں تو سارے, پھر ہم صرف تجارت پہ آ جاتے ہیں. نہیں, تجارت بھی ہے, اس میں اسمگلنگ ہے, اس میں کاؤنٹر ٹیررزم ہے, اس میں چابہار ہے, اس میں تیل ہے. سوری میڈم, اس میں ٹریڈ تو ایک چھوٹا پارٹ ہے, اس کے اندر چابہار ہے, اس کے اندر انڈیا کا انفلوئنس ہے, اس کے اندر سی پیک ہے, اس کے اندر اسمگلنگ ہے, اس کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم ہے. میرا خیال ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اندر تجارت کو بڑھانے کے لیے دونوں ممالک کیا ٹھوس اقدامات کر سکتے ہیں. سب چیزوں میرا خیال ہے گورنمنٹ وڈ بی دی بیٹر پرسن ٹو کائنڈ آف آسک کے کیا اقدامات کریں گے. آمنہ, تجارت کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے جب دونوں ممالک اس بات کے خواہاں ہیں اور ذکر کر بھی رہے ہیں کہ ہم تجارت کو بڑھائیں گے, ایک سرٹن لمٹ تک بھی لے کے جائیں گے, تو کیا ٹھوس اقدامات کیے جا سکتے ہیں سب چیزوں کو, سب فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے؟ نمرہ, تھوڑا مجھے حیرت بھی ہوئی آپ کی سوال کے اوپر, لیکن چلے میں کوشش کرتی ہوں جو سوال میں سمجھنے سے قاصر ہوں اس کا جواب دینے کی, کیونکہ تجارت کو کیسے بڑھایا جاتا ہے میں اس سوال کو سمجھ نہیں پا رہی, اپریہینڈ نہیں کر پا رہی. تجارتیں بہت سارے ممالک کے اندر, جیسے میں نے کہا کہ آئل بھی ایک ون آف دا فیکٹرز ہوگا, لیکن بہت ساری چیزیں ہیں. میں نے آپ کو کہا اسکل لیبر کے اوپر بات ہوگی, ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بات ہوگی, اور بہت سارے سیکٹرز پہ بات ہوگی. جب دو لوگ بیٹھتے ہیں, اگر میں اور آپ ساتھ بیٹھیں گے, ہم بیٹھ کے ڈسکس کریں گے کہ جی کیا کیا اپرچونیٹیز ہے, ایران آپ کو کیا دے سکتا ہے. چیزوں پہ فوکس کیا جا سکتا ہے کس طرح سے تجارت کو بڑھائیں گے. سوال سمجھ ہی نہیں آیا کہ اچھا چلیے میڈم, ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے اتنا آپ نے بورنگ سا جواب دیا کہ تجارت اور یہ اور وہ, یہ تو ہم آپ سے یہ نہیں پوچھنا چاہتے. میرا خیال ہے کہ جو سوال مس نمرہ کے دل میں پنہاں تھا وہ یہ تھا کہ پہلے جب چین اور ترکی شرکی سے آپ ٹریڈ کر رہے تھے تو شریف خاندان کی وہاں پہ کچھ انٹرسٹ کریٹ ہو گئے جو ابھی تک چل رہے ہیں ابو دھابی سے. ایران کے ساتھ بھی کوئی ہم کو مرغیوں کا, پولٹری شولٹری کا کام تو نہیں کرنے لگے؟ مجھے یہ تو پتا تھا کہ آپ عمران میں تو میڈم کا سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے. پتا چلا کہ آپ نمرہ آبادی کے بھی اسپوکس پرسن. نہیں, بالکل بھی نہیں. ہوں آپ سے سوال بالکل بھی نہیں, لیکن یہ ساتھ آپ پولٹری شولٹری کا کام تو نہیں کرنے لگے ادھر؟ کوئی شوگر تو نہیں ایکسپورٹ کر رہے, کوئی اس طرح کی کہانی نہیں؟ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے گا. میں سمجھ سکتی ہوں آپ کا غم اور آپ کی تکلیف کہ آپ لوگوں کو آج کل سوائے ٹکرے مارنے کے کچھ اور کرنے کو نہیں مل رہا. تو پھر ظاہری بات ہے آپ کو عمران خان صاحب بھی آپ کو اسپوکس پرسن بنانے کو تیار نہیں ہے, تو پھر جو نمرہ آبادی صحیح چلیں. میں مس نمرہ کا اسپوکس پرسن بنتے ہوئے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, کیونکہ وہ ہوا یہ نا کہ میڈم ہم بات کر رہے تھے اور آج کم سے کم یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ نمرہ عباسی اور عمران خان ایک ہی ہیں, کیونکہ اگر آپ عمران خان کے اسپوکس پرسن بن سکتے ہیں تو نمرہ عباسی کے بھی بن سکتے ہیں. یہ تو ہم نے اسٹیبلش کر لیا. تھینک یو ویری مچ. یہ کیسے اسٹیبلش ہوا؟ اب اس کے بعد سوال پوچھیے. میڈم پتہ نہیں آپ کیا بات کر رہی ہیں, کیونکہ اس وقت تقریباً یہ صرف آپ کو سمجھ آ رہی ہے, ہمیں نہیں آ رہی. لیکن اگر آپ ہمارا سوال ساتھ ایڈ کر سکیں. یہ بہت ہی پرسنل ہو گیا اور بے وجہ پرسنل ہو گیا. میں گزارش کروں آپ سے سوال, جو سوال ہے وہ جی میڈم آپ اگر, کیونکہ آج دیکھیں ہمیں ریزنیبل ہونا چاہیے. میں سامنا کے پاس اس کا جواب شاید نہ ہو, لیکن بیکاز شی از پارٹ آف دا گورنمنٹ, تو اگر ہمیں کل تک جواب لے دیں, پروجیکٹس پہ بات ہو سکتی ہے. بہت کلیئرلی جواب دے چکی ہوں. نو سوری آپ سوال سن لیں نا, سوری سوال سن لیں. سوال سن لیں بڑی کلیئرلی میڈم. بہت کلیئرلی اس بات کا جواب دیا. میڈم سوال اگر سن لیں گی نا, لیبر کے اوپر, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر, اور جو نیچرل ریزرو ہے اور منرلز ہیں, ان تمام چیزوں کے اندر تجارت کی باتیں آن دا کارڈز ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی میڈم سوری اگر آپ سوال سن لیں گی نا, بول رہی ہوں یا آپ لوگوں کو فرانسیسی دکھائی دے رہی ہے کہ اس کی کتنی مشکل بات ہے. میڈم آپ غیر موضوع بات کر رہی ہیں, ہمارا سوال سن لیں. آپ کو ہم نہیں چیلنج کر رہے, آئی ڈونٹ نو شاید کوئی دیگر کو مسائل ہو, ہم آپ کو نہیں چیلنج کر رہے, آپ سے کو ناراض نہیں کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے ساتھ چلتے ہوئے میں نے آپ کے لیے تھوڑی سپیس کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ شاید اگر آپ کو اس وقت اس کا جواب نہ بھی پتا ہو تو کل تک پتا کروا دیں. اگر سوال سن لینا, اوہ سوال تو سن لیں جس کا جواب چاہیے, وہ جو جواب چاہیے وہ سوال تو سن لیں.
आज के दिन में हमें ये बताया तो कल तक पता कर मैं लें। समझती थी हम भी कि यही चाहते हार्वर्ड ने हैं। यार, आपको वो ये जरूर दूसरा लगाया सिखाया हुआ नहीं है। हार्वर्ड से तो हम कुछ नहीं सीखे ना, आपके पास बैठ के सिर्फ सीखेंगे। तो उससे नहीं, वो पहले तो आपसे हम नहीं लड़ाई कर रहे हैं, आप पता नहीं क्यों लड़ाई कर रही दोनों हैं। पार्टीज जो है अपना अपना मौक़िफ़ आगे रखती हैं। मैडम हम आपके उसके ऊपर साथ हैं, हम negotiations आपसे होती हैं। नहीं लड़ उसके रहे। बाद आप MOU किसी और sign का होता गुस्सा है। हम पे ना मैं उतारें, हैरान हमने हूँ आपसे कोई लड़ाई नहीं अभी की। सबसे पहले तो मैं अभी तक इस सवाल पे हैरान हूँ कि ट्रेड कैसे हो सकता है। उसके बाद से जो उस सवाल को जस्टिफाई करने की जो दर कोशिश की जा रही है, मैं यकीन बहुत करें सिंपल कि सवाल है कि नहीं किन किन निकल पा प्रोजेक्ट्स रही। पे काम करके तजारत मैं को फरोग, नमराज अगर सिर्फ का तजारत जवाब पे आते दे हैं चुकी थी, आपने तो ये किस बिल्कुल तरीके से नहीं उसको पूछा बढ़ाने कि के लिए किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो आपने सकता है, ये गैस पे हो रहा है, बिल्कुल ऑयल पे हो रहा है, उसके नहीं अलावा किन पूछा कि मजीद trade हो रहा है। क्रिएटिव साइड्स पे मैं आप जा project सकते हैं। द आपको क्वेश्चन वाज वेरी specifically- सिंपल, यू कुड सिंपली मैं आंसर दैट आपको इंस्टेड ऑफ specifically अटैकिंग मी areas- पर्सनली हियर। बहुत सिंपल सवाल है मैडम, लेकिन लेट्स फॉरगेट दैट। साथ साथ ये बताइएगा कि इस दौरे में हम मशरिक वस्ता की तरफ क्या देख सकते हैं, जो गजा की संगीन सूरत हाल है उस पे ईरान के साथ क्या बातचीत हो सकती है, उसको जेर बहस लाया जाएगा या नहीं। आमना प्लीज, आपका जवाब आ चुका है, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने दीजिएगा। What I have to do and what I don't have to do. You already behaved enough with me. Sorry. That doesn't mean कि आपका जो करेगा इस शो के अंदर करेंगी. You can't dictate me when I have to speak when I don't have to. सॉरी, I will आपकी speak when I feel like speaking. आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको जवाब का टाइम Definitely नहीं था आपको आप मेरी आवाज नहीं आएगी. जी। साथ साहब, मैडम शायद हम प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाए। मेरा ये ख्याल है कि ईरान से डिस्कशन तो ब्रॉड बेस्ड होगी, लेकिन कुछ विस्पर्स ये कह रहे हैं मीडिया ग्रुप्स के अंदर, सोशल मीडिया पे, कि शायद कुछ चीज़ों पे कुछ कोई MOUs, कोई कोलैबोरेशन एग्रीमेंट शायद कुछ साइन हो, शायद, वी डोंट नो कि होंगे या नहीं होंगे, बट सुना है कि शायद हो। बड़ा अच्छा हो कि चने अभी नहीं तो कल जब गवर्नमेंट इसको साइन कर चुकी हो तो एक दफ़ा बता दिया जाए आवाम सारी को कि ये हमारे ट्रेड के अहदाफ हैं। सिक्योरिटी के अंदर हम ये दो बातें कर रहे हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी कैसे होगी, हम स्मगलिंग पे बात कर रहे हैं, हम इंडिया के इस रीजन के बलोचिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस के रोल पे बात कर रहे हैं। अगर कुछ एक ब्रॉड एजेंडा पता चल जाए ना, आई एम श्योर कि तमाम चीज़ें जेर बहस हैं। ये नहीं कि ये अगर एजेंडा हुकूमत ने बताया नहीं तो वो ये बहस नहीं कर रहे हैं, आई एम श्योर कि वो ये बहस कर रहे हैं। Obviously. लेकिन अगर थोड़ा हमारी टोटल सब लोगों की पाकिस्तान में खलिश ये है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस हैं उनके अंदर आवाम का बाय-इन हो, आवाम को पता चले कि क्या है एजेंडा किसी भी चीज़ का, उस पर क्या डिस्कशंस हैं, हमारी क्या कंपल्शंस हैं, दूसरों की क्या हैं। यही बात KP के अंदर हमने देखा कि मादनियात पे लोग करते रहे कि एक डिस्कशन के बाद करें। यही बात, हालांकि इतना अच्छा इनिशिएटिव है कि पाकिस्तान अपने ऑयल रिजर्व्स को डेवलप करेगा, हमें करनी चाहिए, हमें डोमेस्टिक ऑयल सप्लाई खुद पूरी करनी चाहिए, रिफाइन करके अपना ऑयल हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, ऑयल भारत को, दीगर जगहों को। लेकिन ये हम किस स्ट्रक्चर में करेंगे, किस मुल्क के साथ करेंगे, किसका क्या इन्फ्लुएंस होगा, अगर इस पर डिबेट हो जाए बजाय कि सिर्फ फैसला हो तो ज्यादा मुनासिब है। इसी तरह ईरान के साथ हमारा जो भी बायलैटरल रिलेशंस हैं उसमें कौन से 4 अहदाफ सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अपनी क्यासा राय में बताया कि मेरे ख्याल में क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी, ट्रेड नेचुरली, इंडिया का इन्फ्लुएंस वीज़ावी बलोचिस्तान, और जो चाइनीज इंटरेस्ट ईरान के साथ कनेक्ट होने हैं, इसके ऊपर मेरा ख्याल है थोड़ी सी बात होगी। शायद यही अहदाफ हो, शायद कुछ और हो, शायद इसमें से कुछ ज्यादा जरूरी हो। हुकूमत से सिर्फ गुजारिश ये है कि आप अपनी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू, जिसके थ्रू भी, फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के थ्रू, आप अगर एक ब्रॉड एजेंडा आइटम बता देंगे ना तो लोग उसके ऊपर बात करनी शुरू कर देंगे। वरना लोग क्या सराई करते रहेंगे कि कोई अंडर हैंड बात हुई, बिहाइंड क्लोज डोर क्या डील हुई, नहीं मुझे पता है, नहीं उसको पता है। बेहतर है आप एजेंडा डिक्लेयर करते हैं, आप कहेंगे 5 बातें हैं जो हम करना चाहते हैं, इसमें से कोशिश करेंगे कम से कम 3 के ऊपर कोई ना कोई हैंडशेक हो जाए। आई थिंक दैट वुड काइंड ऑफ सिंप्लीफाई द प्रोसेस। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू हमारी सुनी आपने। प्रोग्राम में आज इतना ही, इजाजत दीजिए और आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।